नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव, समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सबसे नई तस्वीर सामने आ गई है। 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन के वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं। वॉर रूम में मौजूद थे तीनों सेनाओं के चीफ। CDS अनिल चौहान भी यहीं पर मौजूद थे। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की तस्वीरें हैं। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस वक्त वॉर रूम में मौजूद थे तीनों सेनाओं के चीफ। साथ साथ CDS अनिल चौहान भी यहीं पर मौजूद थे और निगरानी रख रहे थे लगातार इस ऑपरेशन पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर जिस तरह से भारत ने हमला किया उसकी तस्वीरें, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं वॉर रूम की, और वहां उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, किस तरह से एक्शन मोड में थी भारतीय सेना, उसकी तस्वीरें हैं ये। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाण जुड़ गई हैं। अंजू, ये तस्वीरें वॉर रूम की हैं और उस वक्त की तस्वीरें हैं तब जबकि एक्शन मोड में थी भारतीय सेना। तीनों सेना चीफ दिख रहे हैं इसमें, CDS अनिल चौहान दिख रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी बताई जा रही है उस ऑपरेशन के बारे में और इस वॉर रूम के बारे में? जी सुमेरा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है हमारी भारतीय सेना का, तीनों भारतीय जो फौजें हैं उनका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का ये दृश्य है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं हमारी ट्राई सर्विसेज के जो तीनों चीफ थे वो वहां पर मौजूद थे। CDS अनिल चौहान भी वहां पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान एक एक चीज के लिए यहाँ से गाइड भी किया जा रहा था और बताया जा रहा था, और किस तरीके से अपने पूरे टारगेट को अचीव करना है ये तमाम ब्रीफिंग जो है वो की जा रही थी। आपको बता दूं कि वो यहीं पर जो हेड ऑफिस था, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली में रक्षा मंत्रालय है, तो एक तरीके से सबसे बड़ा जो वॉर रूम जो सेट किया गया था वो यहीं पर किया गया था, जहां पर तीनों सेनाओं के जो चीफ थे वो मौजूद थे और एक एक चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जा रही थी। और ये पूरा ऑपरेशन किया गया करीब रात के, आपको बता दूं 6 तारीख की रात और 7 तारीख की सुबह, यानी कि 1:30 बजे के आसपास रात के ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया। 9 टारगेट जो थे जिन्हें हिट किया गया और एक प्रिसाइज तरीके से, यानी कि एक सटीक तरीके से और एक संयमित तरीके से जो पूरा ऑपरेशन करना था और टारगेट को हिट करना था। जितने भी आतंकियों के हाइडआउट्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना था। ये पूरा ऑपरेशन जो है वो तीनों जो सेनाओं के जो चीफ हैं उनकी गाइडेंस में किया गया। तो ये सीधी तस्वीर, लेटेस्ट तस्वीर TV9 भारतवर्ष इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहा है। जी सुमेरा, सबसे नई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त भी, आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंजू इस तमाम जानकारी के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात लालू परिवार में चल रहे फैमिली ड्रामे की। तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय आज सामने आई है। उन्होंने तेज प्रताप पर हुए एक्शन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। ऐश्वर्या ने कहा कि जब मुझे पीटा गया तब सामाजिक न्याय कहां था। लालू यादव का परिवार ड्रामा कर रहा है। चुनाव की वजह से लालू परिवार ने ड्रामा किया है, ये कहा ऐश्वर्या ने। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार तेज प्रताप के साथ खड़ा है। बेटे की गलतियों को छिपा रहे हैं लालू। बेटे की गलतियों को छिपाने की कोशिश है सामाजिक न्याय के इस ड्रामे के पीछे। 12 साल से तेज प्रताप का अफेयर था। तेज प्रताप का परिवार सब जानता था, यह कहा है ऐश्वर्या ने। जानकारी के बावजूद मेरी शादी क्यों कराई, यह सवाल ही पूछा ऐश्वर्या ने। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता ही नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे? क्या किए? पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। तो कल भी राबड़ी देवी गई होंगी
उनको उसका आंसू पोंछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। हमको मीडिया से, हम जब बोल रहे कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछे कि मेरा क्या होगा। तो अफेयर के बारे में सारी जानकारी तेज प्रताप यादव के परिवार को पहले से ही थी, ये आरोप लगाया है ऐश्वर्या ने। तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किसी सिन्हा का जिक्र किया है, जिसके बाद लालू यादव फैमिली में खलबली है। यानी तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के अलावा अब एक और नाम इसी सिलसिले में जोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप और लालू परिवार पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट किया है। मांझी ने अपने पोस्ट में किसी सिन्हा का जिक्र किया है। मांझी ने लिखा, किसी सिन्हा के चक्कर में तेज प्रताप अनुष्का का जीवन न बर्बाद कर दें। मांझी ने यह भी सवाल किया है कि तेज प्रताप रिलेशनशिप में थे तो लालू परिवार ने शादी क्यों करवाई। वही ये खबरें आ रही कि तेज प्रताप का उनके ससुर से झगड़ा भी हुआ था। अनुष्का के भाई को युवा आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। कहा जा रहा है कि अनुष्का के भाई को युवा अध्यक्ष बनाने के पीछे तेज प्रताप का ही हाथ था। वही बिहार में नए बवाल के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने तेज प्रताप की परवरिश पर सवाल उठाए। लिहाजा ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। और दूसरा मेरा कष्ट है कि लालू प्रसाद जी ने कैसे संस्कार दिए कि उनका बेटा ऐसे अनैतिक कार्यों का हिस्सा बना। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अकाउंट है वो हैक हो गया, एआई जैसी बातें होंगी। क्या लग रहा है कि ये अब जब चुनाव आने वाले होंगे तो उस वक्त ये बड़ा मुद्दा बन सकता था, इसलिए कदम उठाया गया है? नहीं, मुद्दे तो पहले से बहुत मौजूद हैं। लालू जी का कुशासन और नीतीश कुमार का प्रशासन, दोनों के बीच में चुनाव चल रहा है निरंतर। लालू प्रसाद यादव के भतीजे नागेंद्र राय ने तेज प्रताप यादव और अनुष्का के प्रेम संबंध पर कहा है कि लालू अनुष्का के पिता के पास गए थे, तब मारपीट और रंगदारी तक का मामला दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज किया था। ये जो निर्णय हुआ है थोड़ा सा जल्दीबाजी में हुआ है, क्योंकि इससे हो सकता है कि उसके ऊपर भी असर थोड़ा पड़े, तेज के ऊपर भी। थोड़ा सा इसका साक्ष्य, इसकी जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय ले तो अच्छा होता। लेकिन गार्जियन हैं, आरजेडी के सुप्रीमो हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो उचित है, क्योंकि उनको लगा होगा कि इस तरह का जो अचानक इनको पता चला कि इस तरह का शॉकिंग न्यूज़ जो आया, इसके कारण से हो सकता है कि वो ये अचानक पता चला है या परिवार को पता था कि अनुष्का यादव कौन है? पहले से इस तरह का बात पता नहीं था। इस तरह का कोई मैटर नहीं था कि प्यार मोहब्बत की बात या फोटो का, इस तरह का कोई बात इन लोगों को पता नहीं है। अगर ऐसा पता रहता तो अभी तुरंत डिसीजन नहीं होता। आपको पता था कि अनुष्का यादव कौन है और तेज प्रताप का हमको कोई? शुरू से पता है। ये जब छोटी थी तब से पता है, जब बड़ी हुई तब पता है हमको, क्योंकि हमारे वाइफ के फैमिली से ये लोग आता है, मेरे वाइफ के ददिहाल से ये लोग आता है, दूर के ये रिलेशन में लगता है। और इन लोग का जो तौर तरीका, इन लोग का चरित्र जो है शुरू से ही संदिग्ध रहा है। अच्छा। तेज प्रताप यादव पर बीजेपी की वेट एंड वॉच की नीति है। लड़ाई घर से बाहर आने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। लालू और तेजस्वी के अगले कदम पर बीजेपी ने नजर बनाई है। तेज प्रताप के बहाने लालू और तेजस्वी को घेरेगी बीजेपी। लालू पर जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप लगाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। उधर बीजेपी सांसद और चुनाव सह प्रभारी दीपक प्रकाश से इस पूरे मामले पर बात की TV9 के संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया है। लालू यादव जी के परिवार का पुराना इतिहास और काला अध्याय रहा है। लालू यादव अपने शासनकाल में
बिहार को की महिलाओं को जिस प्रकार से अपमानित और शर्मसार करने वाली कई घटनाओं का अंजाम दिलाया था, आज उसी की पुनरावृत्ति है। इसलिए महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस लगा है। बिहार की महिलाएं सूद के साथ इसे असूलने का काम करेगी। लेकिन अब तो लालू यादव तेज यादव कह रहे हैं कि हमने उनको, चूंकि वो एडल्ट हैं तेज प्रताप, तो अपना कुछ फैसला कर सकते हैं, तो लेकिन हमने पार्टी से परिवार से उनको अलग कर दिया है। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी कितना अपना बचाव कर लें, लेकिन बिहार की महिलाओं के नज़रों से गिर चुकी है ये आरजेडी के लोग, और इसका असर चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में महिलाएं जब जाएंगी तो लालू यादव के शासनकाल के काले कारनामे और वर्तमान में जो तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव के द्वारा जो किए हुए कारनामे हैं उसको स्मरण करते हुए निर्णय भी लेगी। लेकिन और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार बारिश के बाद एहतियात के तौर पर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी व्यक्ति समुद्र के किनारे ना जा पाए। ये रिपोर्ट देखिए मुंबई से। मुंबई थम गई है। एहतियातन गेटवे ऑफ इंडिया और समुद्र के किनारे बैरिकेडिंग लगाई गई है। मुंबई की मरीन ड्राइव पर भी पुलिस के जवान को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई समुद्र के किनारे वहां पर बैठ ना सके। सीढ़ियों पर पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई झरना बह रहा है। मुंबई की मूसलाधार बारिश के बाद आचार्य अत्रे चौक मेट्रो के अंदर पानी भर गया। सीढ़ियों से पानी नीचे उतर रहा है। एस्केलेटर डूबा पड़ा है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम जाम पड़ा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया था। अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन पर पानी भर जाने की खबर मिलने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे एक्वा लाइन अंडरग्राउंड मेट्रो के हालात का मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान ठाकरे ने मेट्रो की हालत पर चिंता जताई। बहरहाल लगातार जारी बरसात से अंडरग्राउंड मेट्रो के स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इस मेट्रो लाइन को फिलहाल सिब्स से वर्ली स्टेशन के बीच ही चलाया जा रहा है। अगली खबर भी मुंबई से है। लगातार बारिश के बाद मेट्रो स्टेशन आचार्य अत्रे चौक में जलभराव की खबर है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई की भूमिगत मेट्रो स्टेशन के परिसर में भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आचार्य अत्रे मेट्रो चौक के परिसर में, जहां पर आप देखिए कि तस्वीरें में किस तरीके से अब जब इस मेट्रो स्टेशन के परिसर में पानी भर जाता है तो एहतियातन के तौर पर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मेट्रो सेवाएं यहां तक पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है। हालांकि मेट्रो परिसर की ओर से ये कहा जा रहा है कि अभी काम होने में 3 महीना वक्त था, मेट्रो स्टेशन पूरा नहीं हुआ था। सवाल विपक्ष यही उठा रहा है कि आखिर जब काम पूरा नहीं हुआ तो इतनी भी जल्दी क्या थी, क्योंकि महज 17 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस एक्वा लाइन जो भूमिगत मेट्रो है, अंडरग्राउंड मेट्रो है, उसकी शुरुआत हुई थी और ये आखिरी स्टॉप था। इसके आगे का भी काम चल रहा है। लेकिन यही सवाल उठ रहा है कि आखिर 17 दिन बाद पूरी पहली बरसात में ही, इतनी मानसून बरसात में पूरी जो सरकार की फेलियर है, पूरी पोल जो है खुलते हुए दिखाई दे रही है कि और मेट्रो की डिपार्टमेंट ने भी, जो मेट्रो परिसर के जो अधिकारी हैं वो भी ये मान रहे हैं कि पूरा काम नहीं हुआ था, कुछ काम पेंडिंग था, कुछ वर्क चल रहा था, इसी वजह से पानी जो है लीक हुआ। समुद्र किनारे हाई टाइड का खतरा भी बढ़ गया है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई अलर्ट मोड में है। मुंबई सांता क्रूज चौपाटी की ये तस्वीरें हैं। टॉप एंगल से ये वीडियो देखिए। समंदर जैसे गुस्से में है। लगातार बारिश के बीच समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने एहतियातन समुद्र के किनारों पर लाइफ गार्ड की तैनाती की है। इस बीच पर्यटकों को अलर्ट किया गया है। देखिए कैसे पर्यटकों को रस्सी से बांधकर रोका जा रहा है। अयोध्या, तेलंगाना, कश्मीर से कुछ पर्यटक घूमने आए, जिन्हें चौपाटी का मजा नहीं मिल पाया। कुछ बंद है और हम लोग सिर्फ अपना काम पे फोकस कर रहे हैं। अभी तक अपना घर तक नहीं गए। आई है, हाई टाइड बहुत डेंजर है। अभी 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 2 बजे तक का जो अगर रहेगा वो बहुत खतरनाक रहेगा। मुंबई में लगातार तेज बारिश का असर न सिर्फ सड़कों पर बल्कि मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी दिखाई दे रहा है। मुंबई के मध्य रेलवे में बारिश की वजह से लोकल ट्रेनें करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर चल रही हैं। मुंबई के मस्जिद बंदर स्टेशन पर लोकल ट्रेन आगे नहीं जा पा रही। ट्रेनों में यात्री घंटों फंसे रहे। तो मुंबई में लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर के बाहर
ताल पत्री के शेड लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त जुहू गुलमार रोड के पास अमिताभ बच्चन का जो घर है प्रतीक्षा, वहां पर मौजूद है। और प्रतीक्षा, इस बंगले के अंदर हम देख सकते हैं लगातार जो बरसात जारी है, उसके बाद जो ऊपर का शेड है बरसात से बचने के लिए वो लगाया जा रहा है। और शेड के साथ में जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लकड़ी का बाम्बू है उसको बांधकर ऊपर शेड बनाया जाए। और नीचे जो वाटर लॉगिंग होती है, उस वाटर लॉगिंग के कारण भी जो पानी है वो कई बार अंदर की तरफ जाता है। तो शेड इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनके जो बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, वो लगातार इस बंगले में आते हैं। हालांकि इसके पीछे जलसा बंगला है, वहाँ पर भी अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ रहते हैं, लेकिन दोनों बंगलों का जो इस्तेमाल है वो होता है, इसलिए ऊपर शेड डाला जा रहा है। इस पूरे इलाके में लो लाइन इलाका होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा बरसात जब होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश ने हालात को गंभीर बना दिया है। सोलापुर से पुणे को जोड़ने वाली सड़कें भी सैलाब का रूप धारण कर चुकी इस जल प्रवाह में बहती हुई नजर आ रही है। वीडियो पुणे सोलापुर हाईवे का है, जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पुणे के दौंड तालुका में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। पुणे सोलापुर स्टेट हाईवे पर एक कार तेज बहाव में बह गई। वायरल हुए इस वीडियो में दिख रहा है कि पानी के तेज बहाव में कार सड़क छोड़ देती है और कुछ ही सेकंड में बेकाबू होकर दूर तक बहती चली जाती है। घटना में गनीमत ये रही कि कार में बैठे लोग समय रहते बाहर निकल गए और कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन के मुताबिक इलाके में करीब 3 छोटे पुल भी बह चुके हैं, जिससे अंदरूनी गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुरबावी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति है। कुरबावी गांव में नीरा नदी के तेज प्रवाह के कारण पूरे इलाके में कोहराम है। गंभीर हालत को देखते हुए एनडीआरएफ की 2 टीमों को फील्ड पर उतार दिया गया है। अब तक करीब 80 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार बारिश और नीरा नदी के तेज प्रवाह ने पुणे सोलापुर जैसे महत्वपूर्ण हाईवे पर ट्रैफिक को ठप कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बर्बादी की बारिश जारी है। सतारा और रायगढ़ में स्थिति बेहद गंभीर है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं सैलाब से सड़कों का नामो निशान मिट गया है। कई जगहों पर पेड़ों के गिरने की खबर है और बीएमसी लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए है। सतारा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण फलटन तालुके के धुमावाड़ी और आसपास के इलाकों में झीलें हाहाकारी रूप ले चुकी हैं। धुमावाड़ी क्षेत्र के 50 से ज्यादा गांवों को पानी देने वाले पाझर तालाब का पानी निचले इलाके में कहर मचा रहा है। पिछले 30 सालों में ये पहली बार इस तरह ओवरफ्लो होकर बाढ़ जैसे हालात बना रहा है। लटर तालुका में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 281 मिलीमीटर बारिश के बाद भी हालात सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे। मूसलाधार बारिश के चलते दहीवीड़ी फलटन सड़क, शिंगड़ापुर फलटन सड़क और राजबड़ी बिजबड़ी मार्ग पर पुल पानी में डूब गए हैं। कई जगह नदियां नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। 12 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट चुका है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोझर गांव के पास पहाड़ी झरने पर बहाव कहर मचा रहा है। झरने के पानी से रायगढ़ किले की ओर जाने वाली सड़क का हाल देखिए। पानी के लगातार प्रवाह से सड़क के नीचे नीचे मिट्टी धंस गई। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए। देखिए झरने का पानी कैसे सड़क के नीचे से बह रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई। ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हिसार की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है ज्योति को। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार है ज्योति मल्होत्रा और अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है उसे 14 दिन की। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति को आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले ज्योति की जो रिमांड हुई, उस रिमांड के दौरान उसके जो पाकिस्तानी कनेक्शन थे उसको लेकर उससे लगातार पूछताछ की गई, लेकिन इस दौरान कोई भी सीधा सबूत ज्योति के खिलाफ पुलिस को नहीं मिला। लेकिन आज जिस तरीके से ज्योति के 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप की जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी वो सामने आई, तो उसके बाद ये साफ हो गया कि ज्योति किस तरीके से लगातार ISI के अधिकारियों के और इसके अलावा PIO यानी कि जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में थी। काफ़ी इंडिविजुअल चैट्स उसकी बरामद हुई है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है उसके अकाउंट में वो भी देखी गई है। तो फिलहाल जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उससे अब ज्योति सीधे तौर पर घिरती हुई नजर आ रही है। ज्योति के खिलाफ पुख्ता सबूत अब हरियाणा पुलिस के पास मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
उधर पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जैसा कि जितेंद्र बता रहे थे, इससे पहले 4 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद उसे हिसार कोर्ट में पेश किया गया। इस बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में कई राज सामने आए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर पुलिस की जांच लगातार जारी है। इस बीच हरियाणा पुलिस को ज्योति के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई। उसके मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की पूरी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जल्द हरियाणा पुलिस को मिल जाएगी। पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से ज्योति मल्होत्रा की बातचीत, चैट्स और उसकी पाकिस्तान यात्राओं का सारा ब्यौरा ज्योति के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दर्ज है। इसलिए ज्योति के मोबाइल फोन और दूसरे गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। हरियाणा पुलिस ने ज्योति के पास से 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया था। शुरुआती जांच में सामने आया था कि ज्योति ने दानिश के साथ हुई कुछ बातचीत के चैट्स को डिलीट कर दिया था। पुलिस को यह भी शक है कि ज्योति मल्होत्रा ने अपने मोबाइल से दानिश और उसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे अधिकारियों के साथ हुए कुछ चैट्स भी हटा दिए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति दानिश से नवंबर 2023 से मार्च 2025 तक संपर्क में थी। और पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा पर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब उसको लेकर यह जानकारी भी सामने आई है कि ज्योति को पाकिस्तान में सिक्योरिटी मिलती थी। और बड़ी खबर इस वक्त ये कि पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने सीआरपीएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान का जासूस गिरफ्तार, सीआरपीएफ का जवान मोतीराम जाट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को देश की संवेदनशील जानकारी भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में एनआईए ने जासूसी के आरोप में सीआरपीएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जवान मोतीराम जाट 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पीआईओ के साथ देश की कई अहम जानकारियां साझा कर रहा था। एजेंसी ने जांच में पाया है कि उसने कई माध्यम से पाकिस्तान से पैसे भी लिए हैं। आरोपी जवान को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद आरोपी को 6 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेजा गया है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पिछले 2 हफ्तों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कुल 12 लोगों को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। शुरुआती जांच से ये संकेत मिल रहे हैं कि एक बड़ा पाक समर्थित जासूसी नेटवर्क उत्तर भारत में सक्रिय था। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर संदेश दिया कि जो बहनों का सिंदूर मिटाएगा उसे मिटना ही होगा। आतंकवाद पर चोट करते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला कितना मुश्किल है। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर। वडोदरा में उनका भव्य स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का गुजरात ने दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी बड़ौदा के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी के मजबूत इरादे और भारतीय सेना की कामयाबी से पूरा गुजरात जैसे उत्साह में है। लहराते हुए ये तिरंगे इसकी गवाही दे रहे हैं। बड़ौदा एयरपोर्ट पर 30,000 महिलाओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। महिलाओं ने पीएम का स्वागत लाल साड़ी और मांग में सिंदूर के साथ किया, जिससे इस अभियान को भारी जन समर्थन मिला। पीएम के रोड शो ने देशभक्ति का माहौल बना दिया। पीएम मोदी आज और कल 5 प्रमुख शहरों बड़ौदा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर के दौरे पर हैं। पीएम ने मेक इन इंडिया के तहत दाहोद में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्थापित रेलवे उत्पादन यूनिट का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने सोमनाथ अहमदाबाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। अपने दौरे में पीएम ने रेलवे समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके तहत पीएम ने 181 करोड़ की लागत से निर्मित 4 पेयजल सुधार समूह जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन भी किया।
इससे महिसागर और दाहोद जिले के 193 गांवों और एक शहर के करीब 5 लाख की आबादी को 100 एलपीडीसी स्वच्छ पेयजल मिलेगा। और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र की रैली में अमित शाह का बयान, हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए, नए भारत पर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है। पीएम ने कहा था, चुन चुन कर बदला लिंक। कुछ दिन पहले 22 तारीख को पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादियों ने पहलगांव में अपने निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने एक एक चुनकर मारने का कायराना कृत्य किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में कहा था कि कहीं पर भी छिपे हो, ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और उस वक्त पाकिस्तान भूल गया कि 15 साल पहले 10 साल पहले यहां कांग्रेस की सरकार थी, वो बदल चुकी है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने उरी पर हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक की। और उनने पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके मुख्य ठिकानों को जमीन में मिलाने का काम। सैकड़ों आतंकवादी हमारे हवाई हमले में तहस नहस हो गए। और भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए पूरी दुनिया, न केवल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी हरकत से एक बार फिर सबको चौंका दिया है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने एक अधिकारी के सिर पर गमला रख दिया। स्वागत कर रही हैं, जोरदार ताली से स्वागत। चौंकाने वाली ये तस्वीरें पटना की हैं। सीएम नीतीश ने अपनी हरकत से एक बार फिर अचंभित कर दिया। मौका था पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का, जिसमें सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं। इस दौरान नीतीश के स्वागत में कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक पौधा भेंट किया। नीतीश कुमार ने तुरंत गमले को सिद्धार्थ के सर पर रख दिया, जिसके बाद मौजूद लोग अचरज में पड़ गए। मामले की संजीदगी को समझते हुए अपर मुख्य सचिव तुरंत अपना पौधा लेकर आगे बढ़ गए। लेकिन इस घटना का एक वीडियो सार्वजनिक हो गया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही बहुत बहुत भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली और उनकी पत्नी अर्पिता गांगुली की जान बाल बाल बच गई। दोनों छुट्टी मनाने के लिए ओडिशा के पुरी गए हुए थे। वहां समुद्र तट पर वाटर स्पोर्ट्स के दौरान उनकी स्पीड बोट समुद्र में पलट गई थी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके दोनों को बचाया गया। रेस्क्यू के दौरान रबर फ्लोट्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब उनको रेस्क्यू किया गया था। ओडिशा गए थे सौरव गांगुली के भाई और उनकी भाभी, और देखिए जब उन्हें बाहर निकाला गया बचाकर, उस वक्त की तस्वीरें। और मुंबई की मीठी नदी परियोजना में 65 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनी पर सख्त एक्शन की मांग उठ रही है।
मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग की जांच में मीठी नदी के सिल्ट सफाई घोटाले से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। एसआईटी ने इस घोटाले में 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें बीएमसी के 3 कर्मचारी और निजी कंपनी के निर्देशक समेत 5 लोग शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी के अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से 65 करोड़ से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दिया गया है। जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें 2 पर्टिकुलर ऑफिसर्स के ऊपर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो इनका इन्वॉल्वमेंट स्पेशली टेंडर कंडीशंस में और अन्य कुछ चीज़ों में पाया गया है। TV9 भारतवर्ष के पास उपलब्ध एफआईआर के अनुसार मुंबई की मीठी नदी से सिल्ट निकालने के नाम पर सिर्फ फेक बिल बनाए गए। नदी से न सिल्ट निकाला गया, न ही कचरा। इन्होंने 15 साल में ये लोग कहते हैं कि 20 लाख मेट्रिक टन इन्होंने गाल जो है वो कचरा है जो निकाला है। मुझे लगता है अगर 20 लाख मेट्रिक टन कचरा अगर निकालते तो एक नई मुंबई खड़ी हो जाती, इतना कचरा है। मुंबई पुलिस ने इस घोटाले के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 11 लोग फरार हैं। और अब खबर यूपी से। गाजियाबाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर कादिर कबीर को कांस्टेबल सौरभ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कादिर को नोएडा फेज 3 की पुलिस ने गिरफ्तार किया। हवालात में आंखें झुकाए ये साधारण अपराधी नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर कादिर कबीर है। पुलिस के मुताबिक कादिर के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस नहाल इलाके में पहुंची थी। पुलिस को देखते ही कादिर और उसके साथियों ने पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग और पत्थरबाजी की, जिसमें कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लग गई। गंभीर हालत में कांस्टेबल को नेहरू नगर के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक कादिर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज है। गाजियाबाद में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी कादिर की उम्र 23 साल है और उसके ऊपर 24 मुकदमे दर्ज हैं। वो मसूरी थाने का हिस्ट्री शीटर है। जेल से अभी थोड़े दिन पहले ही वो रिहा होकर आया था और अपनी कोठी में छिपा था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के धार्मिक स्थलों पर हमले की कोशिश की गई, जिसको देखते हुए माता वैष्णो देवी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। श्राइन बोर्ड ने एक कमांड सेंटर बनाया है। देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, जिसके लिए श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कटरा के अंदर सेटअप किया गया है। इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की सबसे अहम खासियत ये है कि ये AI बेस्ड कमांड कंट्रोल सिस्टम है। कटरा शहर से लेकर कटरा ट्रैक और साथ में माता वैष्णो देवी भवन तक तकरीबन 700 कैमरे की लाइव फीड इस कमांड कंट्रोल सिस्टम के अंदर आएगी और साफ तौर पे जो मॉनिटरिंग है वो श्राइन बोर्ड के अधिकारी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जाएगी, ताकि यात्रा में किसी भी तरीके से कोई भी सुरक्षा चूक ना हो, जिसके लिए कमांड कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है। इस कमांड कंट्रोल सिस्टम को बनने के लिए तकरीबन 6 महीने लगे और खास तौर पे AI का इस्तेमाल इस कमांड कंट्रोल सिस्टम और हाईटेक CCTV कैमरे में इंस्टॉल किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में जेली खाने से 1.5 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। मासूम को उसके परिजनों ने ही जेली खाने को दिया था। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक गांव में जेली खाने से 1.5 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। मासूम बच्चे के परिजन ने ही उसे लाड प्यार में एक जेली खाने के लिए दे दी। खाते समय जेली बच्चे के गले में अटकने से उसकी मौत हो गई। 1.5 साल के बच्चे की मौत के मामले ने हर माता पिता को झकझोर कर रख दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बच्चे के लिए लाड प्यार ही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। परिवार के लोग बच्चे को लेकर जिला अस्पताल भी पहुँचे, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जांच में सामने आया है कि जेली बच्चे के गले में अटक गई थी। दम घुटने से बच्चे की जान चली गई। जेली के वजह से उसकी जो नलकी है ना, उस पे वो जेली जाके जम गई थी, चिपक गई और बच्चे की जान चली गई। जेली खा ली, इसमें बच्चा 5 मिनट में उसका काम हो गया। जेली खाने से हुआ था, बच्चे की सांस में अटक गई थी जेली, उससे आस्था हुआ है। ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए। आज हमारे परिवार पे परेशानी है, छोटे से बच्चे पे, किसी के भगवान ना करे किसी के बच्चे पे परेशानी है। और राजस्थान के श्रीगंगानगर में शराब पीकर तेज गाड़ी चलाना 4 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। तेज रफ्तार कार एक पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही इनकी कार खेरूवाला के पास पहुंची, वो अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ से टकराकर कार के परखच्चे उड़ गए। धमाके की आवाज से पूरा इलाका सन्न हो गया। ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे।
हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत बेहद गंभीर है। सभी मृतक सादुल शहर थाना क्षेत्र के चक सोहनेवाला और तख्त हजारा गाँव के रहने वाले थे। ये घटना उन युवाओं के लिए सीख है जो लापरवाही से सड़क पर ड्राइव करते हैं। और यूपी के पीलीभीत से सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। एक मैजिक चालक और ट्रक की लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया, कई लोग बाल बाल बचे। यूपी के पीलीभीत से सामने आया ये सड़क हादसे का वीडियो देखिए। 15 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हाईवे पर एक मैजिक वैन आती दिखाई दे रही है। उसके पीछे एक डीसीएम ट्रक अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तभी सड़क के किनारे खड़ा एक यात्री मैजिक वैन को रुकने का इशारा करता है। मैजिक वैन का चालक किनारे होकर अभी रुका ही होता है कि पीछे से आ रहा ट्रक उससे टक्कर मार देता है। दोनों की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मैजिक वैन अनियंत्रित होकर दूसरी ओर जाने लगी, लेकिन इस सब में एक बाइक सवार बेवजह पिस गया। ट्रक के टक्कर से अनियंत्रित हुए मैजिक वैन से वो टकरा गया। आसपास के लोग भी दौड़कर आए। मैजिक वैन में सवार यात्री उतरकर इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई और इन सब का फायदा उठाकर ट्रक चालक ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वो आसानी से भाग गया। आनन फानन में बाइक सवार और घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मामला बरखेड़ा क्षेत्र के जोराहा कल्याणपुर गांव का है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। इंदौर के शूटिंग ट्रेनिंग एकेडमी के संचालक मोहसिन खान की पिटाई का वीडियो वायरल है। मोहसिन पर ट्रेनिंग के लिए आई कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। दे दनादन बेल्ट से पिटाई, कोई मुरब्बत नहीं। पिट रहा ये मोहसिन खान है, जो इंदौर के एक शूटिंग एकेडमी का संचालक है। शूटिंग एकेडमी की आड़ में इसके कारनामों से भड़के परिजन और जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद मोहसिन खान की गिग्गी बंदी है, लेकिन इसके चेहरे पे मत जाइए। मोहसिन पर आरोप है कि उसने शूटिंग एकेडमी की आड़ में हिंदू लड़कियों का यौन शोषण किया है। कई पीड़ित लड़कियों ने रेप का आरोप भी लगाया है। इसके खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसकी नापाक और अश्लील हरकतों के कई वीडियो सामने आए हैं। परिजन उन वीडियो को देखकर भड़क उठे और बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी। बेल्ट से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो इसकी गिरफ्तारी से पहले का है। पुलिस उसे जेल भेज चुकी है। बताया जाता है कि इसका मोबाइल कई राज उगल रहा है। बताया जाता है कि मोहसिन और उसका दोस्त फैजान हिंदू युवतियों को जाल में फंसाने के बराबर के आरोपी है, जिसकी तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी में एक बच्ची लिफ्ट में फंस गई। 4थी मंजिल पर लिफ्ट अचानक रुक गई थी। तस्वीरें काफी भयावह है। देखिए कैसे बच्ची लिफ्ट में फंस गई। बच्ची चिल्ला रही थी। बच्ची करीब 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। दरअसल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी के डी टावर के 12वें फ्लोर पर रहने वाले संजू कुमार ने बताया कि वो अपने फ्लैट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें लिफ्ट से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। नहीं खुल रहा बेटा, आप घबराओ मत बेटा, हाथ मत डालो, हाथ मत और वो उनकी पत्नी तुरंत 4थी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बच्ची लिफ्ट में फंसी हुई थी। बच्ची बहुत घबराई हुई थी। वहाँ का मंजर देख दोनों हैरान रह गए। एक छोटी बच्ची लिफ्ट के बीच में फंसी हुई थी और डर के मारे कांप रही थी। घटना की सूचना तुरंत मेंटेनेंस टीम को दी गई। मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। मेंटेनेंस स्टाफ ने करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। लिफ्ट के अचानक रुकने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गोलीकांड की ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है। एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई। सोशल मीडिया पर लाइव गोलीकांड की तस्वीरें वायरल हैं। वीडियो में देख सकते हैं कुछ लोग लाठी डंडे के साथ एक घर पर हमलावर हैं। कोहराम मचा है। बताया जाता है कि ये पूरा वाकया मुजफ्फरपुर के मीरापुर थाना क्षेत्र का है, जहां भूमा गांव में मामूली विवाद के बीच एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। हंगामे के दौरान एक पक्ष की तरफ से देसी तमंचे से 65 साल के बुजुर्ग महाकार सिंह को गोली मार दी गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस हालात पर नजर रख रही है।
और यूपी की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े एक युवक को दौड़ाकर गोली मारने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि खाने के टेबल को लेकर विवाद के बाद युवक पर उनके रिश्तेदारों ने ही हमला कर दिया। संवाददाता विपिन चौबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बीते 48 घंटों में राजधानी लखनऊ में 2 ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने पूरी की पूरी कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दिया है। पहले वकीलों के बीच अंधाधुंध फायरिंग और उसके बाद बीती शाम लखनऊ के सर्वोदय नगर में इसी जगह पर दिन दहाड़े फायरिंग होती है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 3 एसयूवी से एक स्विफ्ट गाड़ी को फॉलो किया जाता है और स्विफ्ट गाड़ी में बैठे मुरसलीन नाम के शख्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। 3 गाड़ी थी और तुरंत आए तो उतरे, तुरंत मारने लगे, उसको गोली मार दी। गोली मार दिया। हाँ। और आप लोग जो यहाँ पर काम कर रहे थे उस समय अफरा तफरी मच गई? हाँ, अफरा तफरी मच गई, हम लोग भाग गए, जान बचाकर। हाँ, भागे थे। हुआ क्या, गाड़ी वहाँ पे खड़ी किया, वहाँ से बचाओ करते आया यहाँ तक और पीछे से वो लोग आए, गोली मार दिया। कितनी गोलियां चली? गोलियां 4 चली। 4 चली, 3 लगी हैं। खोखे यहाँ पर बरामद हुए हैं। ये यहाँ पे एक वहाँ। गोलीकांड में घायल मुरसलीन नाम का जो शख्स है वो व्यवसायी बताया जा रहा है। व्यवसाय को लेकर कुछ विवाद था, विवाद बढ़ा तो उसके बाद इस तरह के गोलीकांड को अंजाम दिया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के भरूच में एक फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भरूच के दहेज औद्योगिक क्षेत्र में भड़की इस विनाशकारी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग देखते ही देखते कैमटेक फार्मा कंपनी के कई फ्लोर में फैल गई। अलार्म सायरन के साथ पूरे कंपनी में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए कंपनी के बाहर भागे, लेकिन इस दौरान निचले तल पर धुएं से कई लोग बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि भागदौड़ में कई लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए कैसे इस आग से उठा धुआं पूरे आसमान में भर गया। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। केमिकल ड्रम भी सुलग रहे थे, लिहाजा धुएं के प्रभाव से लोगों को सांसें संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ा। हालांकि हादसे की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के वक्त अलग अलग यूनिट्स में कई कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें बचाव कर्मियों ने वक्त रहते बचाया। हालांकि आग अगले 5 घंटे के भीतर काबू कर ली गई, लेकिन इस हादसे में कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो गया। कंपनी ने पीड़ितों के परिवार के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरस्टेट हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच को 2 महीने पहले इनपुट मिला था कि राजस्थान में डीग जिले के पहाड़ी के ऊपर गुफा बनाई गई है, जिसके अंदर ये लोग कंट्री मेड पिस्तौल और राइफल समेत कई तरह के हथियार तैयार कर रहे हैं। जिसके बाद इस पूरे इनपुट को डेवलप किया गया और बीते दिनों पहाड़ी पर बनी गुफा पर रेड की गई, जहां से 11 पिस्तौल, 1 राइफल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। सभी आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करते थे और इसमें 3 लोग सप्लायर हैं, जिनके नाम जुबैर, सोनू और हरविंदर हैं। ये तीनों फैक्ट्री से हथियार लेकर दिल्ली की गैंग्स को सप्लाई करते थे। बता दें कि मार्च महीने में पुलिस ने रोहित गहलोत नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से पिस्टल मिली थी। उसके बाद पुलिस इस आर्म्स सिंडिकेट पर काम करना शुरू कर चुकी थी। रोहित गहलोत विकास लांगुरिया गैंग का सदस्य है। फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस गैंग ने अब तक कितने लोगों को हथियार बेचा है और किस तरह के हथियारों को बनाकर सप्लाई करते थे और इन हथियारों की क्या कीमत लगाई जाती थी। और अब एक बेहद अहम खबर। देश के कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कल एक अहम बैठक बुलाई है। कोरोना ने एक बार फिर लोगों की नींद उड़ानी शुरू कर दी है। पहले सिंगापुर, हांगकांग में कोरोना मामलों में इजाफा हुआ। इसके बाद मई की शुरुआत में ही भारत में इसका प्रकोप बढ़ रहा है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले में उछाल देखा गया है। दिल्ली में भी कोरोना के 104 एक्टिव मामले हैं, जबकि 19 मई तक केवल 24 एक्टिव केस थे और एक ही हफ्ते में 99 मामले बढ़ गए। हालांकि इस दौरान 19 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में सरकार ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का लेटेस्ट वेरिएंट केवल एक सामान्य फ्लू जैसा है। एहतियात और सावधानी से इससे बचा जा सकता है। मई में कोविड के सबसे ज्यादा 273 मामलों के साथ केरल सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां मई में 242 मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया में JN1 वेरिएंट के फैलने से कोविड के मामले में उछाल आया है। स्वास्थ्य विभाग ने भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और बीमार महसूस होने पर डॉक्टर से सलाह लेने की ताकीद की है। सरकारी विभागों और PSUs में वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए केंद्र सरकार ने GEM यानी गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल शुरू किया है। करीब 9 साल में GEM ने सरकारी खरीद की तस्वीर बदल कर रख दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
पीएम मोदी ने सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने और छोटे विक्रेताओं को भी सरकारी विभागों में बिक्री का मौका देने के उद्देश्य से 9 अगस्त 2016 को जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल की शुरुआत की। जैम के जरिए सरकारी विभागों में उत्पाद या सेवाओं की खरीद ऑनलाइन की जाती है। 9 वर्षों में जैम की पहुंच और प्रभाव में जबरदस्त विस्तार हुआ है। जैम प्लेटफॉर्म से 1.64 लाख प्राथमिक खरीदार और 4.2 लाख विक्रेता जुड़े हैं। जैम के जरिए 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और 330 सेवाओं की खरीदारी की जा सकती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जैम से खरीदारी होने से औसत लागत में करीब 10% की बचत हुई है। जैम से 10 लाख माइक्रो और स्मॉल उद्यमी जुड़े हैं। इनमें से 31,000 स्टार्टअप्स हैं। जैम प्लेटफॉर्म ने विक्रेताओं के लिए भी लागत में कमी की है। अब 97% लेन देन शुल्क से मुक्त है। राष्ट्रीय खरीद में भी जैम की बड़ी भूमिका रही है। आकाश मिसाइल के लिए 5,000 करोड़ के उपकरण भी जैम प्लेटफॉर्म से ही खरीदा गया। जैम ने एमएसई उद्यमियों और महिलाओं को खासतौर पर बड़ा मौका दिया है। सरकारी नीतियों के अलावा टेक्नोलॉजी ने खरीद को और आसान बनाया है।